आज हम टॉपिक करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो है जीएसटी में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, ये जो कि है असेसमेंट। असेसमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीएसटी के अंदर, और ये हम टॉपिक बहुत ही डिटेल में क्लियर करने वाले इस वीडियो से। बाकी अगर आप और वीडियो देखना चाहते हो तो जीएसटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके देख सकते हो। मिलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले असेसमेंट, ये बेसिकली पहले जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो आपको सबसे पहले चाहे सेल्फ असेसमेंट पूछे, चाहे समरी, चाहे स्क्रूटनी, तीन तरीके की लगभग हमारी असेसमेंट होती है ना, तो इसमें से कुछ भी पूछे आपसे, वो मेन सबसे पहले आपको असेसमेंट का मीनिंग एक्सप्लेन करना है। कभी भी सीधा मेन पॉइंट में नहीं आना होता, हमेशा सबसे पहले क्या करना है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट। बिल्कुल सही तरीके से प्रेजेंटेशन दे रखी है आपको यहाँ पर, तो असेसमेंट का यहाँ पर मतलब समझते हैं सबसे पहले, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो असेसमेंट का मतलब क्या होता है? असेसमेंट का मतलब कि टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करना, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ टोटल टर्नओवर ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज। क्योंकि यहाँ पर जीएसटी में ऐसा लगता है ना टैक्स कि पहले टोटल टर्नओवर निकाली जाती है, इसे बोलते हैं एग्रीगेट टर्नओवर निकाली जाती है, फिर उसके बाद निकाली जाएगी भाई आपकी टैक्स की लायबिलिटी कितनी बन रही है। तो यहाँ पर भी ऐसे लिखा जाएगा कि भाई आपकी कंप्यूटेशन करना है। असेसमेंट का मतलब कि टैक्स लायबिलिटी को निकालना, कितनी है आपकी टैक्स लायबिलिटी, उसका प्रोसीजर को बोलते हैं असेसमेंट। सेक्शन नंबर 211 ऑफ CGST एक्ट, इसमें एक्सप्लेन करा क्या असेसमेंट का मतलब। असेसमेंट का मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अंडर CGST एक्ट 2017। टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करना इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, सेल्फ असेसमेंट इंक्लूड है, रीअसेसमेंट कैसे करते हैं, प्रोविजनल असेसमेंट, समरी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ये असेसमेंट का मतलब था। अब हम समझते हैं इसके प्रोविजंस क्या क्या है। देखो जो जो इसमें सेक्शंस बने हुए हैं, ये अगर आप ऐसे लिख दोगे ना तो कमाल हो जाएगा, बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपके, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि इससे एग्जामिनर को क्लैरिटी आएगी कि आपको बहुत ही अच्छे से आता है। देखो किस तरीके से इन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि प्रोविजन ऑफ असेसमेंट सारे के सारे एक्सप्लेन कहाँ कर रखे हैं, सेक्शन 59 से लेकर 64 तक, 59 से 64 तक चैप्टर 12 ऑफ GST एक्ट, GST मतलब CGST एक्ट, उसमें एक्सप्लेन कर रखे हैं हमारे। फिर रूल्स बने हुए इसके 98 से 100 तक, चैप्टर 11 ऑफ GST रूल्स। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप ऐसे लिखोगे, ये चीज़ समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो देखो हम यहाँ पर ऐसे पढ़ेंगे, सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट पढ़ेंगे जो कि सेक्शन 59 में है, प्रोविजनल असेसमेंट पढ़ेंगे सेक्शन 60 और रूल 98 में है ये, ठीक है। फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, उससे पहले हम पढ़ेंगे स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, स्क्रूटनी असेसमेंट भी इसे बोलते हैं। फिर इसमें बेस्ट जजमेंट असेसमेंट दो तरीके की होती है, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न या असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, उनकी असेसमेंट कैसे करते हैं उसको बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। फिर समरी असेसमेंट पढ़ेंगे, ये सारे के आप सेक्शन कह सकते हो, 59, 60, 61, 62, 63, 64, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले, ठीक है। चलिए सबसे पहले 59 समझते हैं, सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट क्या होती है? सेल्फ असेसमेंट जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि जब आपकी लायबिलिटी आप खुद ही अपने आप कैलकुलेट करते हो और अपनी आप जमा कर देते हो टैक्स, दैट इज़ सेल्फ असेसमेंट। तो हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को अपनी लायबिलिटी खुद डिटरमाइन करनी पड़ती है कि भाई कितना टैक्स उसका बन रहा है, और उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है अंडर सेक्शन 39 में। ये सबका एक ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को कि उसकी अपनी लायबिलिटी खुद ही डिटरमाइन करनी पड़ती है। तो सेल्फ असेसमेंट का मतलब सेल्फ अपनी लायबिलिटी खुद ही आपके डिटरमाइन करना, ये सबसे पहली स्टेज होती है असेसमेंट की। सबसे पहले रजिस्टर्ड पर्सन को यही काम करना पड़ता है कि उसको खुद ही अपने आउटपुट लायबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ITC कितना लेना है वो खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो बैलेंस बच रहा है उसको पे करना पड़ेगा। ये सबसे पहला काम यही होता है सबका, चाहे कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हो। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहा है तो अलग अलग असेसमेंट है फिर। तो सबसे पहले है हमारे सामने प्रोविजनल असेसमेंट, सेक्शन 60 में आ गया हम। प्रोविजनल असेसमेंट क्या होती है? कभी कभार टैक्सेबल पर्सन अपनी लायबिलिटी खुद कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, वो कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा है कि भाई कितना रेट ऑफ टैक्स लगाऊँ, डिटरमाइन द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल, उसको समझ नहीं आ रहा है, उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि वैल्यू कैसे निकालनी है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बहुत। तब वहाँ पर प्रोविजनल असेसमेंट काम आती है। तो रजिस्टर्ड पर्सन एक रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर को राइटिंग में कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे डिटरमाइन करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि रेट क्या होगा। तो वो आपका प्रॉपर ऑफिसर आपकी टैक्स
लायबिलिटी कैलकुलेट करके दे देंगे, फिर आपको उसके हिसाब से पेमेंट करनी होगी। तो प्रॉपर ऑफिसर को रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है और प्रॉपर ऑफिसर को ऑर्डर पास करना पड़ेगा, नॉट लेटर देन 90 डेज। 90 डेज़ के अंदर अंदर उसको ऑर्डर पास करना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर को जिसको रिक्वेस्ट भेजी गई है। फिर वो कहेगा कि आपको पेमेंट ऑफ टैक्स पे करना है ऑन द प्रोविजनल बेसिस एट सच रेट और ऑन सच वैल्यू एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जो वो फिर कहेंगे कि भाई फिर अब आपको वैसे ही करना पड़ेगा, जो भी वो कहेंगे कि आपको रेट समझ नहीं आ रहा था, ये लो ये रेट है, अब वो आपको उसी रेट पे पे करना पड़ेगा। आपको वैल्यू समझ नहीं आ रही थी, ये लो ये वैल्यू है, फिर आपको उसी वैल्यू पे पे करना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीज़ें करने के लिए आपको एक बॉन्ड एस्टेब्लिश करना पड़ता है, क्योंकि झगड़ा हो सकता है कि भाई कल को आप प्रॉपर ऑफिसर को ब्लेम कर दो, जीएसटी ऑफिसर को ब्लेम कर दो कि भाई आपकी वजह से हमने गलत पे करवा दिया। तो वो क्या करते हैं, एक बॉन्ड को एस्टेब्लिश करते हैं, दोनों पार्टी को एग्री करना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी आपको भी, और वो आपसे एक सिक्योरिटी अमाउंट भी लेते हैं, सिक्योरिटी अमाउंट भी लेते हैं आपसे, और वो सिक्योरिटी अमाउंट होती है कम से कम नॉट एक्सीडिंग 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब जिस तरीके का आपको बॉन्ड एस्टेब्लिश हुआ, सपोज करो आपकी गुड्स की वैल्यू आई 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का आपसे 25% पहले ले लेंगे सिक्योरिटी अमाउंट, बाद में वो वापसी भी कर दी जाती है, बाद में वापसी कर देंगे। जैसे होता है ना सिक्योरिटी ले ली आपसे भाई, सब आपको हो सकता है कुछ भाग जाओ, आप हो सकता है टैक्स ही पे करो, तो आपसे सिक्योरिटी अमाउंट ले ली ताकि आप भागो ना, और फ्यूचर में जो हमने टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे बाकी का फिर आपकी जैसे ही आप टैक्स सारा का सारा पे कर दोगे तो फिर आपको ये 25% वापसी कर दिया जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि भाई आपकी एस्टेब्लिश कर ली, हो सकता है फिर आप भाग ही जाओगे क्योंकि सोच के कि यार तो बड़ा ज़्यादा अमाउंट है, मैं पे करता ही नहीं, तो आप भाग ही जाओ टैक्स की। तो वो पहले से आपसे ले लेते हैं 25%, जिससे आपको बाकी का टैक्स भी पे करो, फिर जैसे पे कर दोगे आपको वापसी कर दिया जाएगा। समझ आ रही है बात यहाँ तक? ये चीज़ है, ये मेन इसका ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ही हो सकता है, मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा इस वीडियो में, लेकिन ये अभी हमने बेसिक समझा है। अभी मैं इसका थोड़ा सा आपको और बताता हूँ, चलो अभी बता देता हूँ मैं आपको। ये आप देख सकते हो कि ये बहुत अच्छे बहुत ज़बरदस्त प्रोविज़न है, इसका एक क्वेश्चन बन सकता है ये वाला, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ क्योंकि हम इसमें आ गए प्रोविजनल असेसमेंट में। तो देखो, जब सबसे पहले ही पूरा इतना बड़ा देखो क्या ये भी है कि किस फॉर्म में रिक्वेस्ट भेजनी है वो भी लिखा हुआ है, लेकिन तो डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो बहुत कन्फ्यूजन होगा आपके लिए। देखो ये लिखा हुआ है 90 डेज़ के अंदर भेजनी पड़ती है, 25% कम से कम अमाउंट लेनी पड़ती है, गारंटी की फॉर्म में, वो सिक्योरिटी की फॉर्म में, और प्रॉपर ऑफिसर को असेसमेंट 6 मंथ के अंदर कंप्लीट करनी पड़ती है। और जो रूल 98 था वो रूल 98 इसके लिए है, एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन एंड डिमांड ऑफ सिक्योरिटी, वो रूल 98 में बता रखा है। फिर वो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी डिमांड कर सकते हैं आपसे, और वो स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्यूज़ रिफ़ंड, जो भी ड्यूज़ उसके बचे हैं रिफ़ंड है वो भी आपसे मंगा सकते हैं। रिलीज़ ऑफ सिक्योरिटी 7 डेज़ के अंदर कर दी जाती है। देखो ठीक है, ऑफिसर विल रिलीज़ सिक्योरिटी विद इन 7 डेज़। 7 डेज़ कौन सा, जब उसने भाई आपकी जैसी रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन आएगा उसके 7 दिन के अंदर। फिर पेमेंट ऑफ टैक्स इज डिलेड, अगर कोई पेमेंट ऑफ टैक्स डिलेड होते हैं तो इंटरेस्ट भी चार्ज कर देता है, या फिर गवर्नमेंट कभी कभार आपको रिफंड आपको दे रही है ना, कभी कभार आपको कोई हो सकता है ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी बन गई हो तो उस पर इंटरेस्ट और रिफंड भी पे कर सकती है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा अगला बहुत इंपॉर्टेंट असेसमेंट जिसका नाम है स्क्रूटनी ऑफ टैक्स रिटर्न। इसको हम स्क्रूटनी असेसमेंट बोलते हैं, जो कि सेक्शन नंबर हम 60 अब में आ गए, सॉरी सेक्शन नंबर हम आ गए हैं इसमें अभी 61 में आ गई है। स्क्रूटनी असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट क्या होती है? स्क्रूटनी असेसमेंट होती है कि भाई ये जीएसटी ऑफिसर करते हैं, आपकी जीएसटी रिटर्न को एग्जामिन करते हैं और आपको रजिस्टर्ड पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जो भी आपने ये डिक्लेरेशन करी है कि मेरी टोटल रिसिप्ट ये है, सेल्स इतनी हुई है, जो भी आप भेजते हो ना कि भाई इतने आईटीसी आपने इतना ले लिया, जीएसटी रेट आपने ये लगा दिया, हो सकता है वो गलत हो, तो वो कहते हैं कि डिक्लेयर करो, उसको डिक्लेयर करो कि ये सही है कि नहीं है। स्क्रूटनी का मतलब ही क्या होता है? एनालाइज करना। तो स्क्रूटनाइज करते हैं, प्रॉपर ऑफिसर स्क्रूटनाइज करते हैं आपकी रिटर्न को और सारे के सारे पर्टिकुलर जो भी है, जो भी फर्निश किया है, ताकि उसकी करेक्टनेस को देख सके कि वो सही भी है या नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आपने फेक रिटर्न भर दी है, कुछ भी डाल दिया उसके अंदर, कुछ भी गलत असेसमेंट कर दी है ताकि आप कहीं से टैक्स से बच सको। तो ये इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट असेसमेंट करते हैं वो, ताकि आपकी चेक कर सके। तो ये डर की वजह से बंदा फिर गलती कम करेगा। अगर कोई लगता है कि एक्सप्लेनेशन फाउंड एक्सेप्टेबल है, उससे पूछेगा कि भाई ये कहाँ से आया। अगर कोई लगता है डाउट आया, वो कहेगा कि भाई इसका मुझे बताओ, इसका एक्सप्लेनेशन दो कि ये सेल्स कितनी हुई, मैं नहीं मानता। तो वो
अगर वो एक्सप्लेनेशन देगा, वो एक्सप्लेनेशन अगर एक्सेप्टेबल हुई तो रजिस्टर्ड पर्सन को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और कोई फर्दर एक्शन उसके खिलाफ नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर वो एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुई कि भाई देखो ये सेल आपने कहा था कि इतनी हुई है, मैं नहीं मानता और आपकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज के अंदर प्रॉपर ऑफिसर को सारी की सारी फर्दर आपको आपकी जितनी भी है डेफिशिएंसी है, जो भी उसको लग रहा था कि भाई ये गलती है, उसको वो बताना पड़ेगा कि देखो भाई ये आपकी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री इसलिए नहीं है क्योंकि ये इसमें डिस्क्रिपेंसी है, इसमें गलतियाँ हैं बहुत सारी ये वाली, और उसके बाद वो कहेगा उसको। लेकिन अगर उसको बाद वो रजिस्टर्ड पर्सन अभी भी करेक्टिव मेजर नहीं ले रहा है, अपनी रिटर्न को नहीं सुधार रहा है, अभी भी उस मंथ की रिटर्न को अभी तक नहीं सुधारा है, डिस्क्रिमिनेशन एक्सेप्टेड नहीं करी है, तो प्रॉपर ऑफिसर में इनिशिएट एप्रोप्रिएट एक्शन, फिर उसके खिलाफ एक्शन लेगा वो ये सेक्शन के अकॉर्डिंग 65, 66, 67 में, और उसके फिर खिलाफ अपने आप वो डिटरमाइन करेगा टैक्स की लायबिलिटी और सारे के सारे ड्यूज जो भी है सबसे उससे लेगा। तो मतलब कहने का मतलब बिल्कुल अगर उसकी रिटर्न में गलती लगती है तो कहेगा कि भाई एक्सप्रेशन दो, अच्छी लगी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगी उसको कहेगा ये सुधारो, नहीं सुधारेगा तो एक्शन लेगा। प्रोसीजर क्या होता है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स का, रिटर्न को एग्जामिन करने का प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर बड़ा सिंपल सा होता है यार, कि जब भी कोई रिटर्न फर्निश करता है रजिस्टर्ड पर्सन, प्रॉपर ऑफिसर उसको सिक्योराइज करता है अंडर सेक्शन 61 में। तो अगर उसको कोई भी लगता है कि कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई भी कुछ गड़बड़ है, तो वो नोटिस इशू करता है अंडर द फॉर्म GST असेसमेंट ASMT 10। ASMT 10 में वो नोटिस इशू करेगा आपको, आपके पोर्टल में इशू करेगा तो दिख जाएगा आपको। वो कहता है कि भाई ये डिस्क्रिपेंसी है, उसकी एक्सप्लेनेशन मांगेगा, 30 दिन के तो उसको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो एक्सप्लेनेशन देता नहीं है या फिर उसकी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती है तो फिर वो बाद में देखेगा कि क्या करना उसका। तो रजिस्टर्ड पर्सन में एक्सेप्ट द डिस्क्रिमिनेंसी मेंशन्ड द नोटिस एंड पे द टैक्स इंटरेस्ट एनी अमाउंट, जो भी उसने कहा कि भाई आपकी ये अमाउंट गलत थी या फिर ये चीज़ आपको इतना पे करना चाहिए था, तो उसको एक्सेप्ट कर ली तो बहुत अच्छी बात है, वो उसको एक्सेप्ट करनी है और बताना एक्सप्लेनेशन फॉर्म GST ASMT 11 में। अगर उसने एक्सेप्ट करनी है तो इसमें बताना है फिर। लेकिन अगर उसने वेयर द एक्सप्लेनेशन फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फाउंड टू बी एक्सेप्टेबल, तो फिर प्रॉपर ऑफिसर सारे का सारा उसको इन्फॉर्म कर देगा, देखो कोई दिक्कत नहीं, हमने आपसे गलती कर दी थी, फॉर्म GST असेसमेंट 12 में आपको वो बता देगा कि ठीक है आपकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ठीक है, कि आप अगर पहले उन्हें बता दिया कि ठीक है मैंने ये सब कुछ डिस्क्रिमिनेशन ठीक कर ली है, टैक्स इतना पे कर दिया है। लेकिन अगर वो एक्सेप्टेबल होगा तो ठीक है, एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो फिर यहाँ पर आएगी, देखो ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अग्री इफ रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फर्निश ड्यू रिटर्न इवन आफ्टर इशूइंग ऑफ नोटिस, जैसे कि इसमें आपका रिटर्न आपका नोटिस इशू करा और एक्सेप्ट ही नहीं करा उसने एक्सप्लेनेशन को, या फिर रजिस्टर्ड पर्सन ने रिटर्न जो भी रिटर्न ही नहीं भरी या ड्यू जो इसका चल रहा था वो ही नहीं भरा आफ्टर इशूइंग नोटिस कि भाई भर दो, नहीं भर रहा अभी भी, तो फिर उसके खिलाफ हम अपने आप असेसमेंट करेंगे, अपने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेंगे अपने तौर पे कि उसकी लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए। तो ये 2 तरीके की होती है। सबसे पहले होती है असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न, जो रिटर्न नहीं फाइल करता उसके खिलाफ कैसे असेसमेंट करनी है भाई, इसके मैं बता रखा है सेक्शन नंबर 62 में। और जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब है वो उसको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था, जैसे कि सपोज करो आपकी टर्नओवर एक्सीड कर चुकी है बट आपने रजिस्ट्रेशन नहीं दिया, तो आप बच रहे हो ताकि GST ना पे करना पड़े, तो उसके खिलाफ कैसे एक्शन लेना है वो भी आपका ये बता रखा है सेक्शन 63 में। तो पहला है असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। तो भाई अगर नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि भाई यहाँ पर जो था ना पॉइंट यहाँ पर कि जैसे कि एक्सेप्टेबल होगी तो यहाँ पर फॉर्म GST 12 में बता देगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगी तो वो बता तो रखा है वैसे भी क्या करेंगे कि अगर एक्सेप्टेबल नहीं होगी तो प्रॉपर ऑफिसर ने एक्शन लेना है 65, 66 इन सब में सेक्शन में, ठीक है ना। 65, 66 सेक्शन में बता रखा है कि भाई ऑडिट करेंगे, उनका जांच पड़ताल करेंगे, है ना। ये इसको ना बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में इसलिए बोल दिया था यहाँ पर, देखो आप इसको अलग तरीके से लिख सकते थे, इसको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को अलग लिखो, स्क्रूटनी असेसमेंट को तीसरे पॉइंट में डालो, चौथे पॉइंट में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट डाल सकते हो। इन्होंने क्या करा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न बोल दिया, लेकिन आप अलग अलग करके लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हो क्योंकि ये भी एक तरह का फिर बाद में अपने आप वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ये भी कर रहा है, लेकिन आप अलग करके लिखोगे, असल में ये होगी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ये होगी असल में
इसमें असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि जो रिटर्न नहीं फाइल कर रहा है जिन्होंने, उनका खिलाफ क्या करना है। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने सेक्शन नंबर 639 में, जो कि मंथली रिटर्न में होता है वो सेक्शन है उसका, अगर उसने फाइल नहीं करा, या सेक्शन 45, ठीक है, जो कि सेक्शन में 49 बना हुआ है कि हमारा जो फाइनल रिटर्न है, जिनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई है, वो कैंसिल बेसिकली या तो हो गई है या कराना चाहते हैं, तो उनको फाइनल रिटर्न भरनी चाहती है, फाइनल रिटर्न भरनी पड़ती है, लास्ट रिटर्न, तो उसमें बता रखे हैं वो नहीं भर पाए अगर, इवन आफ्टर सर्व ऑफ नोटिस, अगर नोटिस इशू करने के बाद भी वो रिटर्न नहीं भर पाए, तो फिर उनकी लायबिलिटी को अपने आप बेस्ट ऑफिस जजमेंट असेसमेंट, यानी कि अपने तौर पे बेस्ट असेसमेंट करा जाएगा, और वो इसका जो असेसमेंट पीरियड होगा वो 5 साल तक होता है, विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स तक बताना पड़ेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 45, ठीक है, फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड, इसमें बताया जाएगा कि भाई डेट यहाँ से इस डेट से लेकर 5 ईयर्स तक चलेगा वो, ठीक है, फॉर फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल। तो अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ असेसमेंट, ये ऑर्डर ये असेसमेंट का ऑर्डर देने के लिए फॉर्म GST असेसमेंट 13 में बताना पड़ेगा, और उसकी समरी अपलोड कर दी जाएगी इलेक्ट्रॉनिकली GST DRC 7 में। रजिस्टर्ड पर्सन को अगर वो रिटर्न फाइल कर देता है 30 डेज़ के अंदर, ये नोटिस इशू करने के बाद, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपकी वो असेसमेंट ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया जाएगा, और लायबिलिटी लेकिन उसको इंटरेस्ट की पे करनी पड़ेगी कि आपने भाई लेट रिटर्न फाइल करी है, तो लेट फी पेनल्टी उसको पे करनी पड़ेगी। लेकिन ये सब चीज़ें कर दी, अगर ये नहीं कर पाएगा तो फिर उसकी अपने आप असेसमेंट करेगा 5 साल तक। अब बात करते हैं असेसमेंट ऑफ नॉन अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो रजिस्टर्ड पर्सन ही नहीं है, उनकी असेसमेंट कैसे करेगी, लेकिन वो रजिस्टर्ड होने वाले हैं, मतलब रजिस्टर्ड उसको ले लेना चाहिए था रजिस्ट्रेशन, लेकिन नहीं लिया, तो वेयर टैक्सेबल पर्सन फेल टू ऑपरेट रजिस्ट्रेशन इवन तो लाइबल, अगर वो लाइबल है तब भी नहीं पे वो कर रहे, और हुज रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कैंसिल्ड, जिन्होंने कैंसिल करा दिया बट वो अभी भी लाइबल है कभी कभी होता है जानबूझ के कैंसिल करवा दिया, तो प्रॉपर ऑफिसर में प्रोसीड टू असेस टू टैक्स लायबिलिटी अंडर द बेस्ट ऑफिस असेसमेंट। वो भी ऐसी है कि भाई आपको 5 साल तक करनी पड़ती है, फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44 के अनुसार डेट स्पेसिफाई करी जाएगी, इस डेट से स्टार्ट हुई है और 5 साल तक चलेगी, फॉर फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न के लिए। देखो वही लाइन लिखी हुई है, और प्रॉपर ऑफिसर को नोटिस इशू करना पड़ता है फॉर्म GST 14 में। देखो ये फॉर्म ना, ये लाइन वाइज आपको समझने पड़ेगी, क्योंकि ये एकदम से याद नहीं होने वाले, ये लाइन वाइज आपको समझने पड़ेगी कि फॉर्म कहाँ से कहाँ तक हुआ। तो फॉर्म ऐसे है, यहाँ से देखो ये 11 से स्टार्ट हुआ था, ये 11 से सबसे पहले स्क्रूटिनी ऑफ रजिस्ट्रेशन में था ना, कि यहाँ से ऑर्डर 11 से ऑर्डर किया, फिर 12 में इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर आया 13 में क्या हुआ, ये वाला ऑर्डर करेंगे, ये नॉन फाइलर रिटर्न का DRC 7 में अपलोड करेंगे, फिर 14 आया, 14 में नोटिस अनरजिस्टर्ड पर्सन वाला इशू करेंगे, फिर उसकी समरी अपलोड DRC 1 में करेंगे, समझ रहे हो, DRC 1 में करेंगे, आफ्टर रोइंग 15 डे टू पर्सन टू फुली फर्निश रिप्लाई, फिर उसको पूरी अगर 15 दिन के बाद उसको रिप्लाई देने का मौका करेंगे, उसके बाद फिर ऑर्डर पास करेंगे। ये क्या है, अभी नोटिस इशू करा है, तो उसके बाद ऑर्डर पास करेंगे फॉर्म GST 15 में, और उसकी समरी अपलोड करेंगे DRC 7 में ही, जैसे कि उसमें करी थी पहले। इसमें क्या होगा, पहले हम उसको नोटिस इशू करेंगे, नोटिस इशू करने के बाद यहाँ पर सीधा ऑर्डर दे देते हैं। देखो पहले नोटिस इशू करेंगे, यहाँ भी पहले नोटिस इशू करेंगे, इन्होंने बताया नहीं किस फॉर्म में करेंगे, लेकिन नोटिस इशू करने के बाद अगर नहीं मानेगा तब ऑर्डर करता है ना, जैसे नोटिस इशू यहाँ करेंगे इस फॉर्म में, फिर ऑर्डर करेंगे 15 में, अपलोड कर देंगे DRC। अब बात करते हैं हमारी समरी असेसमेंट, ये नहीं करेगा तब भी रिटर्न तो वही चीज़ करेंगे, 5 साल तक खुद ही असेसमेंट करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं लास्ट असेसमेंट, जो कि है समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट क्या होती है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ असेसमेंट, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ असेसमेंट टू अवॉइड टैक्स इवेजन। बेसिकली टैक्स इवेजन को बचाने के लिए ये करी जाती है। इट जनरली अप्लाइज व्हेन देयर इज कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड सप्लायर ऑफ गुड्स इज नॉट आइडेंटिफाइड। कभी कभार क्या होता है कि टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं होती, किसी और के ऊपर होती है, और गुड्स आपने बेचा होता है बट टैक्स किसी और का बनना होता है, नकली होता है कभी सप्लायर, तो सप्लायर कभी कभार आइडेंटिफेबल नहीं होता। तो उस केस में पर्सन हु होल्ड्स द गुड्स इज लायबल टू पे GST ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स। कभी कभार जो गुड्स सप्लाई जिसने करे वो भाग गया, तो उस केस में समरी असेसमेंट करी जाती है कि जो जिसके पास अब गुड्स हो गए फिर उसी को पे करना पड़ेगा, दैट इज समरी असेसमेंट। चाहे वो लायबल हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है, उसी को पे करना पड़ेगा।
ताकि उसका हवाई असेसमेंट टेक्स प्लेस क्विकली एंड इमीडिएटली प्रोटेक्ट रिवेन्यू प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इससे पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है एडिशनल कमिश्नर और कमिश्नर से ये असेसमेंट करने के लिए। हाउएवर इफ दीज ऑफिसर कंसीडर दैट ईच ऑर्डर ऑफ असेसमेंट, तो फिर उसको एकदम से विड्रॉ कर लिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा अपना डिसीजन। और लेकिन तो ये हमारे सामने प्रोविज़न दे रखा है, फिर क्या करना पड़ता है। प्रोविज़न आपके सारे प्रोविज़न, ये जो समरी असेसमेंट में क्या क्या प्रोविज़न है। सबसे पहले प्रॉपर ऑफिसर को एविडेंस ढूंढना पड़ेगा, एविडेंस सबूत ढूंढना पड़ेगा कि भाई टैक्स लायबिलिटी जिसके पास है वो पर्सन जो है उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बननी है, पहली बात तो ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर ऑफिसर को ना अपनी पूरी की पूरी एविडेंस के बेस पे पर्सन की, जो पर्सन के सप्लायर था उसकी टैक्स लायबिलिटी शो करनी पड़ेगी अपने नोटिस में। पहले वो बताना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी एडिशनल कमीशन से, देखो ये इसकी टैक्स लायबिलिटी इतनी बन रही है। फिर उसकी टैक्स की लायबिलिटी को असेस करा जाएगा कि कितनी बननी चाहिए थी, ताकि हमारा रिवेन्यू प्रोटेक्ट हो सके, क्योंकि हो सकता है वो टैक्स ना भर रहा हो, तो उसके हमारे रिवेन्यू प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई हमें रिवेन्यू चाहिए, तो वो असेसमेंट ऑर्डर इशू करते हैं और फिर उसको असेसमेंट करते हैं। लेकिन अगर उसकी लायबिलिटी असर्टेनेबल नहीं है तो फिर जिसके पास वो गुड्स सप्लाई हुए थे उसी पर्सन को फिर टैक्सेबल पर्सन मान लिया जाएगा और वो उसी को टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ रहे हो। पहले तो उसके पास पहले उसकी लायबिलिटी को कंप्यूट करेंगे जो सप्लायर था, वो सप्लायर को पहले पूरा देगी कि भाई सीधा ये नहीं है कि सीधा उसको पकड़ लेंगे जो सप्लायर था, वो सॉरी जो जिसके पास रेसिप्टेंट था, सीधा सबसे पहले हक है उसके बाद सप्लायर को पकड़ेंगे। सप्लायर का अगर नहीं बन पा रही इसकी लायबिलिटी तो फिर हम रेसिप्टेंट को पकड़ेंगे। फिर सेकंड केस आता है ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय टैक्सेबल पर्सन विदिन 30 डेज। उसकी एप्लीकेशन अगर तो फाइल कर दी 30 दिन के अंदर फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर पास्ट, तो एडिशनल इफ द एडिशनल कमीशन और जॉइंट कमीशन कंसीडर दैट सच ऑर्डर इज एरोनोनस का मतलब कि ये सही नहीं है, कि गलत ले लिया हमने डिसीजन, ठीक है, एरोनियस हो गया, तो वो विड्रॉ कर लेंगे अपना ऑर्डर। लेकिन अगर ऑर्डर ऑफ असेसमेंट शैल बी इशूड इन द फॉर्म, ऑर्डर कैसा इशू करना है जीएसटी फॉर्म जीएसटी असेसमेंट 16 में। जैसे कि यहाँ पर ख़त्म क्या हो रहा था 15 में, देखो लाइन वाइज चल रही है। 15 में क्या था, अनरजिस्टर्ड पर्सन का जो ऑर्डर पास करना है। फिर आ गया ये 16 और इसका समरी ऑफ ऑर्डर अपलोड कर दी जाएगी इलेक्ट्रॉनिकली DRC 7 में ही। समझ लो बात को, इतना मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। फिर पर्सन जो फाइल एप्लीकेशन करेगा वो करेगा GST असेसमेंट 617 में, जो विड्रॉ करेगी अगर ऑर्डर को वो GST 18 में करेगी। समझ रहे हो, ये चीज़ है पूरा का पूरा, हमने आज ये समझा पूरा का पूरा। तो ये चीज़ समझ में आई आपको। सबसे पहले तो इसमें समरी असेसमेंट क्या था कि भाई गवर्नमेंट का रिवेन्यू प्रोटेक्ट करने के लिए कभी कभार हम सप्लायर को नहीं, अगर सप्लायर का आइडेंटिफाइबल नहीं हो रहा तो रेसिप्टेंट को पकड़ लेते हैं। जैसे सप्लायर अगर टैक्स नहीं दे पा रहा, ये सप्लायर आइडेंटिफाइबल नहीं है, सबसे पहले सप्लायर को पकड़ेंगे, कोशिश करेंगे सप्लायर को पकड़ने की, सप्लायर की टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे, नोटिस देंगे कि भाई देखो दो, कमिश्नर से पहले ले लेंगे परमिशन कि देखो हम इसकी टैक्स लायबिलिटी इतनी बन रही है और मैं इसकी टैक्स लायबिलिटी असेस कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो पकड़ में नहीं आ रहा है या उसकी टैक्स लायबिलिटी असर्टेनेबल नहीं हो रही है, ठीक है ना, सप्लायर ही नहीं है आपके पास, तो फिर गवर्नमेंट का रेवेन्यू प्रोटेक्ट करने के लिए हम रिसीवर को पकड़ लेते हैं। फिर रिसीवर की टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे और फिर उसी से लेंगे, ठीक है ना। पहले सप्लायर को पकड़ेंगे फिर रिसिप्टर को। बात समझ रहे हो अच्छे से, ये चीज़ है। अब ये चीज़ थी, अगर हम बात करें सर ये कब कब हो सकता है, जो आपने टैक्स इवेजन एक पढ़ा होगा, ये टैक्स इवेजन में हमारी समरी असेसमेंट आती है। कभी कभार क्या होता है, सप्लायर टैक्स को छुपाता है बट उसकी टैक्स की लायबिलिटी बन रही होती है, तो वहाँ पर समरी असेसमेंट काम आती है। तो वहाँ पर सप्लायर आइडेंटिफेबल नहीं होता, हम उसकी टैक्स की लायबिलिटी कंप्यूट नहीं कर पाते कभी कभार, क्योंकि उसने टैक्स को बचा लिया, छुपा लिया, टैक्स को ऐसा उसने आपने मतलब मैनिपुलेट करा, टैक्स इवेजन कर दिया उसने पूरा को पूरा। उसने ऐसा उन्हें पैतरा आजमाया कि भाई टैक्स ही ना देना पड़े, इस तरीके से उसने सेल्स को दिखा दिया, नकली दिखा दिया, गलत तरीके से दिखा दिया, मैनिपुलेट कर दिया अकाउंट्स को। तो वहाँ पर मेरे भाई रेसिप्टेंट को पकड़ा जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, अगर सप्लायर की GST लायबिलिटी असर्टेनेबल नहीं हो पा रही है
तो रेसिपिएंट को पकड़ा जाएगा, लेकिन वो परमिशन लेनी पड़ेगी। उसको लगता है कि हाँ यार ग्राउंड्स, प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि हाँ यार ये गलत है, कि ये टैक्स की लायबिलिटी बननी चाहिए थी लेकिन नहीं दे रहा है वो, या फिर उसकी बन नहीं रही है लेकिन हमारे इंटरेस्ट और रिवेन्यू इफेक्ट हो रहा है, बननी चाहिए थी यहाँ टैक्स की लायबिलिटी लेकिन वो बन नहीं पा रही है उसकी, तो फिर उसे लेगा रेसिप्टेंट से, अगर सप्लायर आइडेंटिफाइबल नहीं है। तो ये समझ रहे हो मेरी बात को, ये चीज़। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये 17-18 तो ठीक है, यहाँ से हमने 13 से स्टार्ट किया था, 10 से स्टार्ट किया था, सबसे नोटिस देके 10 का, फिर 11 को ऑर्डर देके, तो ये सब चीज़ें ठीक है। पहले वाला क्या है, 1 से 9 कहाँ पर है, 1 से 9 में कहाँ है? तो यार 1 से 9 में ना ये प्रोविजनल असेसमेंट में है, इसलिए मैं आपको बताया नहीं था कि प्रोविजनल असेसमेंट में है। कि प्रोविजनल असेसमेंट में होता है कि पहला 1 नंबर पे हम उसको जो रिक्वेस्ट भेजेंगे प्रॉपर ऑफिसर को, प्रॉपर ऑफिसर फिर उसका नोटिस इशू करेगा 2 में, फिर एप्लीकेंट को ये 3 में आपको एप्लीकेंट को रिप्लाई देना पड़ेगा 3 में। इस तरीके से 3 यहाँ पर हो गया, फिर 4 है डिमांड करेगा जो एप्लीकेशन हो, ठीक है, फिर 5 है, इस तरीके से यहाँ पर है। ये मैंने आपको चीज़ बताई नहीं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा फिर और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना आ जाएगी। फिर 6 है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिमांड करनी है, ठीक है, फिर जो भी अमाउंट पे करनी है वो 7 में करनी है, 7 से, ठीक है, और फिर रिलीज ऑफ सिक्योरिटी 8 में आ गया यहाँ पर, फिर 9 है ये, ठीक है, इशू ऑर्डर करना है 9 में, इस तरीके से 9 तक यहाँ पर है। तो आई होप अगर आपको अच्छे समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना। बाकी आप चाहते हो प्रोविजनल असेसमेंट की डिटेल में वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मैंने उम्मीद कर लिया कि आपको अच्छे से समझाने की, एक एक पॉइंट को, सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो, तो बाय बाय।